नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प कोने में झांक रहे हैं। हम बात करेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण तरह के यौगिकों की, एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिकों की, और समझेंगे कि इनमें मुख्य अंतर क्या हैं। हमारे पास कुछ क्या कहते हैं स्रोत सामग्री है और हम उसी के आधार पर इन दोनों वर्गों की खासियतों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि इनकी एक साफ तस्वीर बन सके। और हाँ, इनके नाम भी बड़े मजेदार है ना। एरोमेटिक मतलब खुशबूदार और एलिफैटिक मतलब चर्बीदार। लेकिन क्या ये नाम इनकी पूरी कहानी बताते हैं? चलिए पता करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्गीकरण बहुत ही बुनियादी है, एक तरह से नींव का पत्थर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों तरह के यौगिकों की बनावट, मतलब उनका स्ट्रक्चर और उनका रासायनिक व्यवहार, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, काफी अलग होता है। और इन अंतरों को समझना सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि आप सोचिए दवाइयां बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स में, या नई तरह की सामग्री, मटेरियल साइंस में, और यहाँ तक कि बायोलॉजी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये फर्क ही तय करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, कैसा बर्ताव करेगा, उसके गुण क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिफैटिक यौगिकों की। हमारे स्रोतों के मुताबिक इन्हें असाइक्लिक या ओपन चेन यौगिक भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की खुली हुई चेन होती हैं। ये चेन सीधी हो सकती हैं, जैसे एक लाइन में, या फिर उनमें शाखाएं निकली हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं। इन्हें कार्बनिक यौगिकों की एक मुख्य श्रेणी माना जाता है। दूसरी श्रेणी है साइक्लिक यौगिकों की। तो आसान भाषा में कहें तो ये कार्बन की लंबी या छोटी, सीधी या मुड़ी तोड़ी चेन जैसी होती हैं। हाँ, और ठीक इसके उलट होते हैं एरोमेटिक यौगिक। ये हमेशा साइक्लिक होते हैं, मतलब इनकी संरचना बंद, छल्ले या रिंग जैसी होती है। पर यहाँ एक पेंच है। सिर्फ रिंग होना ही काफी नहीं होता एरोमेटिक होने के लिए, कुछ और शर्तें भी हैं। इनकी रिंग समतलीय यानी प्लेनर होनी चाहिए, चपटी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का एक खास तरह का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और डीलोकलाइजेशन, ये सुनने में थोड़ा मतलब भारी शब्द है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो दो एटम के बीच फंसे रहते हैं ना, अपनी जगह पर हाँ। बंधन में। हम्म। पर एरोमेटिक रिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इतने फ्री होते हैं कि वो किसी एक या दो परमाणुओं के बीच बंधे रहने के बजाय पूरी रिंग में, मतलब पूरी कॉलोनी में कहीं भी घूम सकते हैं। वो किसी एक बंधन के नहीं, बल्कि पूरी रिंग के साझा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ये पूरी रिंग पर फैल जाना या घूमना ही डीलोकलाइजेशन कहलाता है। और यही यही चीज इन यौगिकों को एक असाधारण स्थिरता, एक मजबूती देती है। ये उनकी पहचान है एक तरह से। इसी स्थिरता की वजह से इनका व्यवहार एलिफैटिक यौगिकों से बिल्कुल अलग होता है। इन्हें आगे और बांटा जा सकता है। जिनमें बेंजीन रिंग होती है वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर गुण एरोमेटिक होते हैं वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स कहलाते हैं। अच्छा, तो संरचना के स्तर पर मुख्य अंतर ये हुआ, एलिफैटिक मतलब खुली कार्बन चेन, सीधी हो या ब्रांच्ड, और एरोमेटिक मतलब बंद, चपटी रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, जिससे उन्हें वो खास स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी वाकई दिलचस्प है। तो ये स्टेबिलिटी उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है? स्रोत बताते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के प्रति उनका रवैया काफी अलग है। ये बिल्कुल सही है। एलिफैटिक यौगिक, खासकर वे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो सामान्य ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंटों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब उनके साथ जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन एरोमेटिक यौगिक अपनी उस खास स्थिरता के कारण इन आम एजेंट्स के प्रति काफी प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। वे आसानी से इनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। आप एरोमेटिक रिंग को एक तरह की मजबूत ढाल समझ सकते हैं, जिसे भेदना इन सामान्य रासायनिक हथियारों के लिए मुश्किल होता है। ये ढाल वाली उपमा अच्छी है, समझने में मदद करती है। और उनकी पसंदीदा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या? क्या वे अलग-अलग तरह की रिएक्शन करना पसंद करते हैं? हाँ, यहीं पर उनकी स्थिरता का असली खेल दिखता है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि उनकी स्टेबिलिटी ही तय करती है कि वे किस तरह की प्रतिक्रियाएं करना पसंद करेंगी। एरोमेटिक यौगिकों की रिंग में अगर आप कागज पर देखें तो डबल बॉन्ड दिखते हैं।
आमतौर पर डबल बॉन्ड वाले यौगिक एडिशन प्रतिक्रियाएं करते हैं, जहां डबल बॉन्ड टूटकर नए परमाणु जुड़ जाते हैं। लेकिन एरोमेटिक यौगिक ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी स्थिरता भंग हो जाएगी, उनका वो एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। तो वे अपनी स्थिरता खोना नहीं चाहते, फिर वे करते क्या हैं? इसमें क्या होता है कि रिंग का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी आने वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन हटता है और नया ग्रुप उसकी जगह ले लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में रिंग की जो मूल स्थिर संरचना है, जो एरोमेटिक गुण है, वो बना रहता है। सोचिए, रिंग एक किला है। दुश्मन इलेक्ट्रोफाइल सीधे दीवारें डबल बॉन्ड्स तोड़ने के बजाय चुपके से किले के एक संतरी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और किला यानी रिंग सुरक्षित रहती है। यह उनकी स्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। वे बदलाव तो करते हैं, पर अपनी पहचान खोए बिना। वाह, ये तो अपनी संरचना बचाने का बहुत क्या कहते हैं, चालाक तरीका हुआ। और एलिफैटिक यौगिक वो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? एलिफैटिक यौगिकों का मामला सीधा है। उनका व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि वे संतृप्त हैं या असंतृप्त। संतृप्त एलिफैटिक यौगिक जैसे एल्केन, जिनमें कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वे आमतौर पर सब्स्टिट्यूशन प्रतिक्रियाएं करते हैं, कुछ एरोमेटिक की तरह, पर उनकी क्रियाविधि और स्थितियां अलग होती हैं। वहीं असंतृप्त एलिफैटिक यौगिक जैसे एल्कीन, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वे बहुत आसानी से एडिशन प्रतिक्रियाएं करते हैं। उनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं और नए परमाणु या समूह उनसे जुड़ जाते हैं। वो अपनी संरचना बदलने से हिचकचाते नहीं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम लैब में इनकी पहचान करने के तरीकों को देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि असंतृप्ति मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ आम रिएजेंट्स के साथ इनकी प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि तनुजलीय क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे बेयर का टेस्ट भी कहते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला ब्रोमीन। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री लैब में सिखाया जाने वाला एक क्लासिक अंतर है, और ये उनकी रिएक्टिविटी के फर्क को बहुत साफ दिखाता है। असंतृप्त एलिफैटिक यौगिक यानी एल्कीन और एल्काइन, इन रंगीन रिएजेंट्स KMnO4 का घोल बैंगनी होता है और ब्रोमीन का घोल भूरा, को तुरंत रंगहीन कर देते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इन रिएजेंट्स के साथ तेजी से एडिशन प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे रिएजेंट का रंग गायब हो जाता है। और एरोमेटिक यौगिक, उनमें भी तो डबल बॉन्ड जैसी संरचना दिखती है। हाँ, यही तो उनकी खासियत है। एरोमेटिक यौगिक अपनी संरचना में फॉर्मली डबल बॉन्ड होने के बावजूद इन दोनों रिएजेंट्स KMnO4 या Br2 को सामान्य परिस्थितियों में रंगहीन नहीं करते हैं। ये फिर से उनकी उसी विशेष स्थिरता का नतीजा है। वे एडिशन प्रतिक्रियाओं का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी एरोमेटिक प्रकृति, उनका वो स्थिर इलेक्ट्रॉन सिस्टम नष्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट लैब में एलिफैटिक अनसैचुरेशन और एरोमेटिक नेचर के बीच अंतर करने का एक सीधा और सरल तरीका है। ये तो वाकई बहुत स्पष्ट प्रायोगिक अंतर है। कितना दिलचस्प है कि उनकी अंदरूनी स्थिरता बाहरी तौर पर इस तरह दिखती है। चलिए अब उनके कुछ भौतिक गुणों पर नजर डालते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। स्रोत कहते हैं कि एरोमेटिक यौगिकों में आमतौर पर एलिफैटिक यौगिकों की तुलना में कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है। हाँ, ये आमतौर पर सही है। उनकी साइक्लिक संरचना, खासकर बेंजीन जैसी रिंग्स में हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में कार्बन परमाणुओं का अनुपात अक्सर एलिफैटिक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। एलिफैटिक में तो लंबी चेन हो सकती है और उनमें ज्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं, और ये अंतर उनके जलने के तरीके में भी नजर आता है। जलने के तरीके में वो कैसे? जब एरोमेटिक यौगिकों को हवा में जलाया जाता है तो वे सामान्यतः कालिख वाली धुएंदार लौ, सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। बेंजीन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उसे जलाने पर काफी काला धुआं निकलता है। दूसरी ओर एलिफैटिक यौगिक जैसे कि मीथेन या ईथेन, जो अपनी रसोई गैस या CNG में होते हैं, आमतौर पर बिना कालिख वाली साफ लौ के साथ जलते हैं। क्या इस कालिख वाली लौ का उनके उच्च कार्बन प्रतिशत से कोई सीधा संबंध है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी यौगिक में कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है तो उसे पूरी तरह से जलने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए, बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
अगर हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन उस पूरी मात्रा के लिए काफी नहीं होती तो दहन अपूर्ण रह जाता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इस अपूर्ण दहन में कार्बन पूरी तरह से CO2 में नहीं बदल पाता और छोटे छोटे कार्बन कणों के रूप में बच जाता है। यही बिना जले कार्बन कण गर्म होकर चमकते हैं और धुएं के साथ कालिख के रूप में निकलते हैं, जिससे लौ धुएंदार या कालिखदार दिखती है। एलिफैटिक में कार्बन प्रतिशत कम होने से उनके पूर्ण दहन की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए लौ साफ रहती है। समझ गया। उच्च कार्बन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, और अगर वो ना मिले तो कालिख। अब जरा उनके नामों की कहानी पर वापस आते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एलिफैटिक नाम कैसे पड़ा? एलिफैटिक नाम ग्रीक भाषा के शब्द एलिफार, इलाइफर से आया है, जिसका मतलब होता है वसा, फैट या तेल। शुरुआती केमिस्ट्स ने देखा कि जानवरों और पौधों से मिलने वाली वसा और तेलों को जब तोड़ा जाता है तो उनसे मिलने वाले कई यौगिकों में लंबी लंबी कार्बन की चेन होती हैं। चूंकि ये यौगिक वसा से जुड़े थे, इसलिए इस पूरे वर्ग का नाम ही एलिफैटिक पड़ गया। अच्छा, तो ये वसायुक्त यौगिक हुए। और एरोमेटिक यानी सुगंधित, क्या ये सभी वाकई खुशबूदार होते हैं? शुरुआत में ऐसा ही था। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तरह के साइक्लिक यौगिकों को अलग करना शुरू किया, तो शुरुआती उदाहरणों में से कई में एक खास और अक्सर मीठी या सुखद गंध, अरोमा पाई गई। जैसे बेंज़ाल्डिहाइड, जिसमें बादाम जैसी गंध होती है, या वेनिलिन, जो वनीला की खुशबू देता है। इसी वजह से इस वर्ग का नाम एरोमेटिक पड़ गया। लेकिन जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, ये महज एक ऐतिहासिक नामकरण है जो अब पूरी तरह सटीक नहीं बैठता। मतलब अब ये नाम सिर्फ उनकी संरचना से जुड़ा है, गंध से नहीं। बिल्कुल। बाद में ऐसे कई यौगिक खोजे गए जो संरचनात्मक रूप से एरोमेटिक थे, मतलब साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले, लेकिन उनमें कोई खास गंध नहीं थी, या कुछ में तो बल्कि अप्रिय गंध भी थी। उदाहरण के लिए एंथ्रासीन, जो 3 बेंजीन रिंग से मिलकर बना एक ठोस एरोमेटिक यौगिक है, वो पूरी तरह गंधहीन होता है, ओडरलेस। तो आज एरोमेटिक शब्द का मतलब मुख्य रूप से उनकी विशेष इलेक्ट्रॉनिक संरचना और उससे मिलने वाली स्थिरता से है, ना कि उनकी गंध से। नाम इतिहास की देन है, परिभाषा अब बदल चुकी है। ये जानना जरूरी है कि नाम कभी-कभी कैसी पुरानी समझ को दर्शाते हैं, भले ही विज्ञान आगे बढ़ गया हो। अब हमने काफी सारे अंतरों पर बात कर ली है। क्या हम स्रोत में दी गई तालिका के आधार पर इन मुख्य अंतरों को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा सकते हैं, ताकि सारी बातें एक जगह सिमट जाएं? हाँ, जरूर। और अगर हम इन अंतरों को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये तय करते हैं कि इन यौगिकों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। संरचना: एरोमेटिक चक्रीय, विशेष स्थिर इलेक्ट्रॉन प्रणाली वाले। एलिफैटिक खुली चेन वाले, सीधी या ब्रांच्ड। कार्बन परसेंट: एरोमेटिक में आमतौर पर ज्यादा। दहन: एरोमेटिक कालिख वाली लौ के साथ, एलिफैटिक बिना कालिख वाली लौ के साथ। पसंदीदा प्रतिक्रिया: एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफैटिक में संतृप्त सब्स्टिट्यूशन करते हैं, असंतृप्त एडिशन करते हैं। KMnO4 Br2 के साथ प्रतिक्रिया: एरोमेटिक रंगहीन नहीं करते, असंतृप्त एलिफैटिक करते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक एजेंटों के साथ प्रतिक्रियाशीलता: एरोमेटिक आसानी से प्रभावित नहीं होते, एलिफैटिक विशेषकर असंतृप्त आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं। ये अंतर हमें बताते हैं कि क्यों एरोमेटिक रिंग्स अक्सर दवाओं, रंगों और प्लास्टिक जैसी चीज़ों में स्थिर स्ट्रक्चरल यूनिट्स के रूप में इस्तेमाल होती हैं। वे अपनी संरचना आसानी से नहीं बदलती। वहीं दूसरी ओर एलिफैटिक यौगिक अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी और चेन की लंबाई बदलने की क्षमता के कारण ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट्स और कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक कार्बनिक रसायन के दो बहुत अलग अलग परिवार हैं। हमारे स्रोतों ने उनकी बनावट, रिंग बनाम चैन, इलेक्ट्रॉनों का घूमना, उनके रासायनिक व्यवहार, कौन सी प्रतिक्रिया पसंद है, लैब में कैसे पहचाने, और उनकी भौतिक गुणों, कार्बन की मात्रा, जलने का तरीका में बुनियादी फर्क को उजागर किया है। और ये फर्क सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये उनके असल दुनिया में उपयोग और व्यवहार को तय करते हैं। बिल्कुल।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो सीधे तौर पर शायद स्रोतों में न हो, पर इन सब बातों से उभरता है। हमने एरोमेटिक रिंग की खास स्थिरता की इतनी बात की, तो सवाल ये उठता है कि नई दवाएं